हेलो डियर्स, वेलकम टू कोर्स आशा। हम कर रहे हैं एटॉमिक फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स वन में हम कर चुके थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रेडिएशन, प्रेशर एक्सेट्रा सब हो चुका था। मैटर वेव्स हम कंप्लीट कर चुके थे, अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स लगाई थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स करनी बाकी थी। हमारा काम चल रहा था एटॉमिक फिजिक्स पे। लेक्चर वन हमने कंप्लीट किया कल। आज बारी है एटॉमिक फिजिक्स के लेक्चर टू की। आज भी कंसेप्ट टॉक है, प्रॉब्लम बहुत कम करेंगे। कहानी सारी की सारी कंसेप्ट पे ही चलेगी, और जैसे जैसे कंसेप्ट कंप्लीट करते जाएंगे, कवर करते जाएंगे, फिर प्रॉब्लम्स की एक सीरीज़ आएगी। तो मॉडर्न फिजिक्स में टाइम वेस्ट ना करते हुए मॉडर्न वन एटॉमिक फिजिक्स लेक्चर टू कंसेप्ट टॉक चालू करते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट टॉक शुरू करने से पहले कल जो हमने लेक्चर वन में कंप्लीट किया था उसके कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं, और दो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। कि दो क्वेश्चंस करने के बाद फिर हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट से आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या था, देखें। कल हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा की थी कि बोर मॉडल के अकॉर्डिंग किसी भी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर रह रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो NH/2 पाई ही होगा। n मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, 1 2 3 4, पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट। ऑर्बिट्स क्या है? सर्कुलर ऑर्बिट, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी न्यूक्लियस के राउंड। ठीक, उसके बाद उस ऑर्बिट की रेडियस कितनी है, न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर वो ऑर्बिट है, उसका फॉर्मूला था RN का। ये डब्बे में बंद है, H² ε0/πme² इंटू n² जेड पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल RN की वैल्यू है। आप इस n² को अकेला कर लीजिए तो जो ये अकेला फैक्टर दिखता है H² ε0/πme², इसकी एक वैल्यू होती है। इस पे सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं। पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एच जो है प्लैंक कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट है। सारी वैल्यूज रखेंगे एसआई में, और एसआई के बाद उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो दैट बिकम 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये 0.53 एंगस्ट्रॉम को हम लोग एटॉमिक फिजिक्स में ए नॉट के नाम से जाना करते हैं, डिनोट करते हैं ए नॉट के नाम से। और इस ए नॉट को हम लोग बोला करते हैं बोर्स रेडियस। लास्ट लेक्चर में किया था पर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोर्स रेडियस बोलते हैं, कम से कम फॉर्मूला याद होने चाहिए, ठीक है ना। ये क्या है? किसी ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो रिवॉल्व कर रहा है, तो किसी स्पीड के साथ कर रहा होगा। बोर का तो असम्पशन वेलोसिटी पे ना होकर या किसी और चीज़ पर ना होकर एनर्जी पर था कि इलेक्ट्रॉन हर एक वैल्यू ऑफ एनर्जी को पजेस नहीं कर सकता। देयर मस्ट बी सम डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जीज दैट कैन बी पजेस्ड बाई एनी इलेक्ट्रॉन। वो कोई इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी पजेस नहीं कर सकता है, कुछ सर्टेन एनर्जीज हैं, सारी एनर्जीज पजेस नहीं कर सकता है। ये कहानी प्लैंक के हाइपोथेसिस से आई थी। उसको सही मानते हुए उन्होंने काम किया। तो अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी अगर क्वांटाइज्ड है, यानी कि कुछ फिक्स वैल्यूज ही ले सकता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी कुछ फिक्स वैल्यू ले सकती है। अगर ऐसा है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, हेंस स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड गेट सम डिस्क्रीट वैल्यूज। तो गौर से देखो कि ये फॉर्मूला बनता है और तुम्हें दिखाई देगा कि Z/n यानी n से नंबर ऑफ ऑर्बिट से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर से ये जो यहाँ पे वैल्यू दिख रही है वो पूरी पूरी तरह से कांस्टेंट है, उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है कि वो क्या है। सबको दिख रहा है कि वो कांस्टेंट है। E कांस्टेंट, H कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट। जब सारा का सारा वो कांस्टेंट बन चुका है तो इसका मतलब ये है कि अब उसकी कोई वैल्यू होगी। हमने जानबूझकर वहाँ पे उसकी वैल्यू को अच्छा बनाने के लिए सी का मल्टीप्लाई और सी का डिवाइड किया। इस सेगमेंट को हमने अल्फ़ा बोला, और अल्फ़ा की वैल्यू होती है एक प्योर नंबर 1/137। ऑल्दो इट इज़ नॉट अ प्योर नंबर, इसकी अपनी डिमेंशंस हैं, ठीक है ना, लेकिन ठीक है। ये बन गया भाई, ये 1/137। अब इतने फार्मूलाज जो डब्बे में लिखे हैं वो याद होने चाहिए। एक फार्मूला और भी है, और वो है फ्रीक्वेंसी का, जिसको हम ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। किसी nth ऑर्बिट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस कर रहा है, ऑसिलेशन नहीं बोलना चाहिए, कितने रेवोल्यूशंस कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड अपनी ऑर्बिट में, उसका फॉर्मूला है ये me⁴/4 ठीक। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। टाइम पीरियड का फॉर्मूला पूछे तो 1/फ्रीक्वेंसी कर दीजिए, कोई उसमें चमत्कार की चीज़ नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है, छोटा है। यहीं से एक सवाल करते हैं और सवाल के बाद आगे बढ़ते हैं। ऐसे कोई बहुत बड़ा मतलब भारी क्वेश्चन नहीं है, बट फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना है अपने को, तो वो काम अभी यहाँ से चालू हो रहा है। चलो देखो फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है वो भी सीखो। देखो, एक क्वेश्चन है अच्छा सा, मैं लिखता भी हूँ। क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स
डज द इलेक्ट्रॉन go round in the first orbit of hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम की पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड, ये भी लिखना जरूरी है भाई, इन 1 सेकेंड। तो हाइड्रोजन एटम की पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में कितने चक्कर मारता है? तो बाकी सब तो छोड़ दो, 1 सेकेंड में कितने चक्कर मारता है इसकी ही बात कर लो, सिर्फ इतनी बात। हाउ मेनी टाइम्स इन 1 सेकेंड, हाउ मेनी राउंड्स इन 1 सेकेंड। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये जो टर्म है इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो असल में आपसे पूछ रहा है कि 1 सेकेंड में कितने चक्कर मार रहा है, यानी व्हाट इज इट्स ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। इन रियल टर्म तो वो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी है, एसएचएम की तो नहीं है, ऑसिलेशन की नहीं है। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने लिखा था, दैट वाज m और e⁴ बाई 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब इंटू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। ये फॉर्मूला था फ्रीक्वेंसी का। अब इसमें देखो तो ये पूरा टर्म जो यहाँ लिखा हुआ है ये कांस्टेंट है, इसकी अपनी कोई वैल्यू होगी बिल्कुल। ये z और ये n कह रहा है हाइड्रोजन एटम में, तो z की वैल्यू 1 हो गई। और कह रहा है कि पहले ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, तो यहाँ n की वैल्यू भी 1 ही हो गई। तो ये टर्म में तो आएंगे नहीं, क्योंकि z का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। तो जो मेरे पास फॉर्मूला बन के आएगा वो बन के आएगा me⁴ बाई 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब। आप यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पुट करते जाइए, और पुट करने के बाद पूरा सॉल्व करिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब बात यह है कि इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की, एप्सिलॉन नॉट की, एच की, तो बार बार इसको आप पेपर में सॉल्व करके अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो इसलिए एटॉमिक फिजिक्स के अंदर जितने भी कांस्टेंट क्वांटिटीज़ का एक पूरा सेट बनता है, उनकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ हम याद कर लेते हैं ताकि बार बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े। इस ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी के लिए जब z की और n की वैल्यू को हटा दें तो इसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज आया करती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम में है और पहली ऑर्बिट में है वो 6.62 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज की एक शानदार फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है। यानी 1 सेकंड में इतने बार न्यूक्लियस के चारों तरफ वो घूम जाता है। बड़ा नंबर है, लेकिन यही सत्य है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा है। ना सिर्फ स्पीड ज़्यादा है बल्कि एटम का साइज़ भी बहुत छोटा है। तो दोनों ही बातें, दोनों फैक्टर्स काम कर रहे हैं। ठीक, इसको मैं थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा कर देता हूँ, क्योंकि ये इस क्वेश्चन का सिर्फ आंसर नहीं है बल्कि एक पूरा कंसेप्ट है कि अगर आपसे कभी फ्रीक्वेंसी का सवाल आए तो आप z और n की वैल्यू को हटा दें तो जो कुछ बचेगा वो ये नंबर होगा। ये नंबर आपको याद होना चाहिए, वरना कैलकुलेट करने में 5-7 मिनट तो जाते ही हैं। ठीक है, अगले पेज पर आ जाइए। अगले पेज पर आते ही आपको एक नया क्वेश्चन दिखाई देगा। क्या देखें अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स मॉडल। ऐसे लिख लो, इन बोर्स हाइड्रोजन एटम। बोर हाइड्रोजन एटम का मतलब बोर का एटम नहीं, बोर का जो पोस्टुलेट है, बोर की जो हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग जो हाइड्रोजन एटम है वो, हुज एनर्जी इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 12वीं से सबको एनर्जी के फॉर्मूलाज याद हैं। हम एनर्जी के फॉर्मूला में कूद जाते हैं और सीधा सीधा आंसर निकाल लेते हैं। सबको पता है कि फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली, हाँ सबके लिए नहीं है, बता देता हूँ पहले। फॉर हाइड्रोजन एटम जो एनर्जी का फॉर्मूला है दैट इज़ -13.6 बाई एन स्क्वायर। ठीक है ना, एनर्जी की वैल्यू दे दी है -3.4, ये है -13.6, ऊपर मैंने 1.36 लिख दिया गलती से, दैट इज़ 13.6। ठीक, और सारी कहानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। वेल इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इधर का इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इधर का इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों कट ही जाने हैं, माइनस से माइनस कट जाना है। एन स्क्वायर बचा हुआ है, यहाँ से देखो आप एन स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 13.6 डिवाइडेड बाई 3.4, डिवाइड कर दीजिए, आंसर आएगा आपके पास 4। और ये वैल्यू एन की वैल्यू बन जाएगी 2। एन की वैल्यू 2 आती ही क्या मालूम पड़ा
कि सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। सवाल सेकंड ऑर्बिट का नहीं है, सवाल है एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है NH/2 पाई। कब? जब हम मान के चलते हैं कि बोर की थ्योरी सही है। और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई? 2h/2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, यानी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गई h/पाई। दिस इज़ योर आंसर। अब इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि अभी मैंने एनर्जी के बारे में कुछ कमेंट किया नहीं है, बट स्टिल अगर एनर्जी के बारे में आए तो हम 11th में 12th में लास्ट ईयर हम लोग ये काम कर चुके हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है। ठीक, इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं जहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ याद रहनी चाहिए। खैर, कंसेप्ट टॉक है, प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं है आज। तो हम क्या करने वाले हैं, प्रॉब्लम्स छोड़ करके कंसेप्ट पे दोबारा आते हैं। हमारा आज का जो मोटिव है वो एनर्जी पे डिस्कशन है, तो एनर्जी की चर्चा करो। एनर्जी इन nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। उल्टा थोड़ा सा लिखा है, ग्रामर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखना चाहिए वरना गलत इंटरप्रिटेशन होगा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। फिर वही बात, nth ऑर्बिट किसकी? हाइड्रोजन एटम की। किसकी? तो हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, हीलियम हो, वट एवर बी द एटम, बस वो होना सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम चाहिए। ध्यान रखें कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें मान के चल रहे हैं कि बोला जाए ना बोला जाए, जब तक बोर मॉडल जिंदा है तब तक एटम्स आर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है ना? अब देखो, सर्कल बनाते हैं पहले तो, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट इमेजिन की गई है बोर मॉडल के अंदर। ये हमारी ऑर्बिट है, ठीक है, ये ऑर्बिट है। ये हमारा सेंटर है जिसको हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं। न्यूक्लियस से ये दूरी है, इसको हम Rn बोल रहे हैं। Rn क्यों? तो पहली ऑर्बिट है, पहली नहीं है, nth ऑर्बिट है। n के पहले वाली, n के बाद वाली ऑर्बिट्स दिखाई नहीं गई हैं, मतलब मैं दिखा नहीं रहा हूँ, मान लेते हैं कि ये nth ऑर्बिट है। अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है किसी Vn वेलोसिटी से। ठीक, Vn v कुछ भी लिख लो, एक ही बात है। ठीक है ना? मैं Vn लिख के चलना ज़्यादा पसंद करता हूँ ताकि पता रहे कि पहली दूसरी तीसरी नहीं, Vnth है, हाँ। अब ऐसे में इस इलेक्ट्रॉन पर कई तरह की चीज़ें काम कर रही हैं, गौर से समझो। क्या? पहली चीज़ तो ये, इसको अट्रैक्ट किया जा रहा है। कौन अट्रैक्ट कर रहा है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्बियन फोर्स जिसको हम बोलते हैं, वो अट्रैक्ट कर रही है। और अगर मैं इसी पर चीटा बनकर बैठ जाऊं तो मैं इस पर सेंट्रीफ्यूगल लगाऊंगा बाहर की तरफ, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू Vn² बाई Rn, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और फोर्स बैलेंसिंग हो जाएगी। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स बैलेंसिंग हो रही है, कोलम्बियन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, है ना। अंदर जो चार्ज है वो Ze है। Ze क्यों किया? हाइड्रोजन में एक एटम एक प्रोटॉन होता है, पर दूसरे जो होते हैं उनमें ज़्यादा प्रोटॉन होते हैं, तो एटॉमिक नंबर के बराबर अंदर चार्ज रख दिया गया है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि जो फोर्स बैलेंसिंग है वो तो हो ही रही है, तो फोर्स बैलेंसिंग कर लीजिए। यानी कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू m ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू Vnth² बाई Rn। ठीक है। अब F इलेक्ट्रोस्टैटिक को देखो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze इंटू ई बाई Rn²। ये Ze क्या है? ये न्यूक्लियस का चार्ज है, Q1 हो गया, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Q2 हो गया। इसकी वैल्यू बनेगी Vn² बाई Rn से। ठीक है। अब इस Rn से इस Rn को मार दीजिए, निपट गया। यहाँ से क्या बना, गौर से देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze² बाई Rn बराबर mVn²। ये mVn² बना। इससे क्या करें? कुछ नहीं, यहाँ भी 1/2 का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ भी 1/2 का मल्टीप्लाई करिए। ये हिस्सा जो है आपका काइनेटिक एनर्जी बन गया इलेक्ट्रॉन की। तो अगर ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया तो ये वैल्यू आई 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze² बाई Rn। दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हमें टोटल एनर्जी के फार्मूले से ही बहुत ज़्यादा मतलब होता है, पर कई बार ऐसा देखा गया है एग्जाम्स में कि पोटेंशियल या काइनेटिक पे कमेंट करने के लिए बात आ जाती है और बच्चों को उसका ना फार्मूला याद होता है ना वैल्यू याद होती है, रिलेशन भी ठीक से याद नहीं होता है। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, एनर्जीज का आपस में रिलेशन नहीं पता होता। खैर, ये काइनेटिक एनर्जी निकल आई।
अब अपने उसी एटम को फिर से एक बार देखो, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेरा चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है, और जो ये मेरा न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, क्या एक बाउंडेड सिस्टम बना रहे हैं? दे फॉर्म अ बाउंडेड सिस्टम। और जब भी कभी कोई सिस्टम बनेगा तो उस सिस्टम में उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अगर नहीं है तो सिस्टम बाउंडेड नहीं है, और सिस्टम बाउंडेड नहीं है तो वो सिस्टम ही नहीं है। ठीक है ना? तो बाउंडेड सिस्टम है तो पोटेंशियल एनर्जी है, एंड इफ देयर इज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? तो पोटेंशियल एनर्जी कम्स आउट ड्यू टू अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। पोटेंशियल एनर्जी तो फोर्स की वजह से आती है, और पोटेंशियल एनर्जी अगर फोर्स की वजह से आती है तो फोर्स कौन सी लग रही है यहाँ पर? वो फोर्स जो पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट कर रही है वो कोलम्बियन फोर्स है, यानी कि अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही अगर पोटेंशियल एनर्जी जनरेट कर रही है, तो फिर मेरे पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला बनना चाहिए दैट वुड बी 1/4πε0 Q1 ZE, है ना, और Q2 यानी -E। यहाँ पे चार्ज निगेटिव क्यों रखा? फोर्स में हम पहले ही डायरेक्शन देख चुके थे तो प्लस माइनस की ज़रूरत नहीं थी। पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में जीरो से बड़ी, जीरो से छोटी या जीरो हो सकती है, तो उसके लिए हम नेगेटिव साइन का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। अपॉन RN, बीच की दूरी दोनों पार्टिकल्स की RN है। ठीक है, ये बन गया बेटा आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए तो पोटेंशियल एनर्जी का एक अच्छा सा एक्सप्रेशन भी बन जाएगा, दैट इज़ 1/4πε0, माइनस बाहर आ गया, और फिर हम लोग लिखेंगे ऊपर ZE² दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन nth ऑर्बिट ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, है ना, एक ऐसा एटम जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये ध्यान रखें, ये हो गया। अब तुमसे कोई कहे कि नहीं टोटल एनर्जी के बारे में बताओ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो है और काइनेटिक एनर्जी भी है, तो टोटल एनर्जी भी तो कोई चीज़ होती है। तो हम कहें कि टोटल एनर्जी कितनी है, तो हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल टू 1/8πε0 ZE² प्लस -1/4πε0 ZE²। इसको जब आप ऐड करेंगे तो आप पाएंगे -1/8πε0 ZE²। ये टोटल एनर्जी का एक सुंदर प्यारा अच्छा टिकाऊ फॉर्मूला बन गया। ज़रा इसको ई बना दें ठीक से, वरना दिखेगा नहीं है, फिर ई परेशान करेगा। ये अपना टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। देखें भाई, टोटल एनर्जी अच्छी सुंदर अच्छी प्यारी। टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव क्या बता रहा है? कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो से कम हो रही है। मैंने पहले ही कहा जिस भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती है वो ये बताता है कि सिस्टम इज बाउंडेड। सिस्टम की अभी टोटल एनर्जी को लिख दूँ, पोटेंशियल ना लिख के लिख दूँ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी नेगेटिव है, मतलब सिस्टम जो है वो बाउंडेड है। बाउंडेड सिस्टम से क्या मतलब है? अपने आप डिस्ट्रॉय नहीं होगा, अपने आप को डिफॉर्म नहीं करेगा, ये मतलब है। ठीक है ना? दो प्लस चार्जेस पास में रखोगे तो वो एक दूसरे को परेशान करते हैं, दूर कर देते हैं। ठीक है, विशेष ध्यान रखें। अब बात आती है कि जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, मैं पेज चेंज कर दूं एक बार, फिर बात करते हैं इसकी। जो टोटल एनर्जी है उसका फॉर्मूला मेरे पास आया है -1/8πε0 ZE²/RN। अब जो टोटल एनर्जी है दैट इज डिपेंडिंग ऑन RN, और RN अपने आप में मुझे उसका फॉर्मूला पता है। तो RN की वैल्यू जो है वो मेरे पास निकल के आती है, जो हम लोगों ने पहले भी प्रूव करी हुई है, H²ε0 बाय πme² इंटू n²/z। ये RN की वैल्यू आती है, nth ऑर्बिट की रेडियस की वैल्यू आती है H²ε0 बाई πme² n²/z। ये वैल्यू हमें पता थी, पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा -1/8πε0 ZE²/RN की वैल्यू पुट करो, H²ε0, बाकी सबको ऊपर भेज दो, बनेगा πme², ऊपर आ जाएगा z, नीचे आ जाएगा n²। ठीक है,
अब गौर से देखो, पाई पाई कैंसिल, मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि कैंसिल होता हुआ अच्छा लगे, गंदा ना लगे। और क्या कैंसिल हो रहा है? कुछ और कैंसिल हो रहा है क्या? कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा भाई। जब यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो चलो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल एनर्जी के फॉर्मूले को देखो। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस इस जेड को स्क्वायर बना लीजिए, तो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर को अलग लिख लीजिए, बाकी सबको एक साथ लिखिए। देखो क्या बनेगा, me⁴ बाय 8 एप्सिलन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक, ये बन गया, एच स्क्वायर था, अगेन टोटल एनर्जी का अच्छा फॉर्मूला। अब इसमें अच्छा वच्छा कुछ नहीं है, फॉर्मूला है और क्या है, रटना है सीधा सीधा। और इवन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो इसकी वैल्यूज़ हैं, क्योंकि देखो जेड और एन को अलग क्यों किया है कि एटम बदलते ही एटॉमिक नंबर बदल जाएगा, और किसी भी एक एटम के अंदर आप किसी भी ऑर्बिट की बात कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट की बात कर सकते हैं, तो ऐसे समय में एन की वैल्यू बदल जाएगी। तो ये जो दो राइट साइड में लिखी क्वांटिटीज़ हैं, दीज आर वेरिएबल, हमारे केस के हिसाब से बदलेंगे। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 एप्सिलन नॉट एच स्क्वायर कभी भी नहीं बदलेगा, तो ये कांस्टेंट नंबर है। आप इसको सॉल्व करिए, सारी वैल्यू एस आई में डालिए। देखो एन एक प्योर नंबर है, जेड एक प्योर नंबर है, तो इनकी कोई यूनिट नहीं है, तो हम ये लिख सकते हैं डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। ठीक, तो ये जो भी टोटल एनर्जी की वैल्यू है वो इसकी डायमेंशन के बराबर ही है। जो फैक्टर लिखा हुआ है ये एनर्जी की डायमेंशन लेके आ रहा है, और सारे नंबर कांस्टेंट है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। सारे एसआई में डालोगे तो जूल में आएगा। एटम के लिए एनर्जीज को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मीज़र में लिखते हैं, तो इसको जूल को जब अपने आप सारा कुछ करके आप कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये वैल्यू आएगी -13.6, 1.36 लिख रहा हूँ पिछली बार की तरह, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, जो आपको इस तरह याद होना चाहिए कि मज़ा आ जाए। देख लो भाई, ये फॉर्मूला बन गया -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और एनर्जी किस में आ रही, जूल में नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अब बात आती है कि z बराबर 1 डालो। 1 डालने का मतलब आप किसकी बात करने लग गए, हाइड्रोजन एटम की। n बराबर 1 डालो, यानी कौन सी ऑर्बिट की बात करने लग गए, पहली ही ऑर्बिट की। यानी z की वैल्यू 1 की, n की वैल्यू 1, तो ये फैक्टर तो ख़त्म ही हो गया। तो टोटल एनर्जी कितनी निकल के आई, वो निकल के आई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब गौर से देखो, यानी हाइड्रोजन के पहले एटम, मतलब हाइड्रोजन की पहली ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ करती है। अच्छा, अब z की वैल्यू को 1 डालने का मतलब है कि पक्का पक्का ये आदमी जो है वो हाइड्रोजन एटम हो चुका है। अब मैं n की वैल्यू 1 नहीं डाल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ टोटल एनर्जी कितनी है वो बताओ, तो आंसर आता है -13.6, और z की वैल्यू 1 डाल चुका हूँ तो 1 ही हो गई है, और नीचे बचा n स्क्वायर। ये हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर्मूला बन गया। देखो, वो फॉर्मूला जो ऊपर लिखा था वो सबके लिए था, और स्पेसिफिकली हमारा जो सिलेबस है बोर मॉडल का, वो हाइड्रोजन एटम के आगे पीछे घूमता है। ठीक है ना, हम लिथियम विथियम पे थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं, हीलियम पे बातें कर लेते हैं, वो लॉजिक नहीं उस बात का। जो मॉडल है वो हाइड्रोजन एटम को ही एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है। अच्छा, -13.6 बाई एन स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन एटम। अब एन की वैल्यू 1 डालने पर जो टोटल एनर्जी है दैट बिकम्स -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इसमें n की वैल्यू 2 डालें, 3 डालें, 4 डालें, तो वैल्यूज़ बदलती चली जाएंगी। n की वैल्यू को 2 डालें तो टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है वो बन जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n की वैल्यू को 3 डालें तो टोटल एनर्जी जो है वो बन जाएगी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और गौर से देखो, n बराबर 1 का मतलब ये हुआ कि हम k की बात कर रहे हैं, k शेल की बात कर रहे हैं, जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे k शेल। n बराबर 2 का मतलब है कि हम l शेल की बात कर रहे हैं। n बराबर 3 का मतलब है कि हम m शेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये होगा भाई। और ऐसे और भी n की वैल्यू 4, 5, 6 डाल करके आप अलग अलग एनर्जीज निकाल सकते हैं। ठीक है, और देखो एनर्जी के फॉर्मूले पे दोबारा आओ, वहाँ पे एक नया कांस्टेंट है जिसको हम रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं।
अपने इस चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर बातें भी पूछी जाती हैं, वैल्यू भी पूछी जा सकती है। तो वहाँ से चालू करते हैं दोबारा। देखो हमारे पास एनर्जी का जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ रहा था अभी तक, वो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ रहा था माइनस me⁴ बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, पेन कैसा चल रहा है ये इस बार, me⁴ बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, है ना, इंटू z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। यही तो था। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला था। अब यहाँ पे एक नया काम किया गया, ज़बरदस्ती का जुगाड़ है, एक नई क्वांटिटी को एंटर कराने की कोशिश की जा रही है, पूरी पूरी साजिश है। ठीक, हम इसमें सी एच का मल्टीप्लाई और सी एच का डिवाइड करते हैं। व्हाट इज सी एच, व्हाट इज सी एच, सी फॉर स्पीड ऑफ लाइट एंड एच फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। हम देखो क्या कर रहे हैं जानबूझकर, ऊपर वाले सी एच को नहीं छेड़ रहे हैं, नीचे वाले सी एच को अंदर ले जा रहे हैं। me⁴ डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, सी ऐसे ही रहा, एच मल्टीप्लाई होके एच क्यूब बन जाएगा। यहाँ पे सी एच इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। में बहुत दूर दूर लिख रहा हूँ चीज़ों को ताकि आपको बहुत क्लियर हो जाए कि कर क्या रहे हैं। ठीक है ना, ये जो वैल्यू हमने बनाई, ये मैंने कलर भी चेंज कर दिया उसका। ये जो वैल्यू बनी, इस वैल्यू को हमने बोला एक आर फॉर रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट, ध्यान रखें, ये जो वैल्यू बन गई इसको हमने रिडबर्ग कांस्टेंट कहा। और इस रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है दैट इज me⁴ डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी इंटू एच क्यूब। दिमाग में एक बात रखें कि माइनस रिडबर्ग कांस्टेंट का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। और इसकी जो वैल्यू है दैट इज 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रिडबर्ग कांस्टेंट रटा हो, केमिस्ट्री के अंदर भी फिजिक्स के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिडबर्ग कांस्टेंट है। वैल्यूज़ मस्ट बी वेरी मच क्लियर, क्योंकि वैल्यूज़ के बिना तो काम नहीं ही होने वाला है। ठीक, यहाँ पे एक और टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको डिफाइन भी किया जाएगा, वो है रिडबर्ग एनर्जी। हमने रिडबर्ग कांस्टेंट डिफाइन किया अभी कि रिडबर्ग कांस्टेंट क्या है। बेसिकली हमने ज़बरदस्ती उसको डिफाइन कर दिया, बना दिया है ना। हमारे पास जो फॉर्मूला टोटल एनर्जी का निकल के आया है वो, अब देखो, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो अजीबोगरीब बन गया। हमने रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में भी लिख लिया उसको। तो रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में जो फॉर्मूला बन के आया वो बन के आया आर रिडबर्ग कांस्टेंट, माइनस बाहर लगा हुआ है वो वैसे ही है। उसके बाद हमने लिखा सी एच इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यही तो था। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला थोड़ी देर पहले ही डिराइव किया लास्ट पेज पे। तो इसमें मैं माइनस को बाहर रखता हूँ, आर सी एच को एक तरफ लिखता हूँ, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर को एक तरफ लिखता हूँ, क्योंकि ऑर्बिट बाई ऑर्बिट ये बदलेगा और एटम बाई एटम ये बदलेगा, इसलिए मैं इसको फॉर्मूले के अंदर का हिस्सा बना नहीं रहा हूँ, कॉमन नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ के साथ। ठीक है, ये जो आर सी एच वाला टर्म है जो अभी लिखा हुआ है, ये आर सी एच के टर्म को हम लोग बोलते हैं रिडबर्ग्स एनर्जी। रिडबर्ग्स एनर्जी। ठीक, ये जो रिडबर्ग एनर्जी है इसकी जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज 2.17 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। गौर से देखो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास में आ गई है ना। तो 0.217 इंटू 10⁻⁻19 जूल बन जाएगी। ठीक है, और ये जो वैल्यू है इसको जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना कि ये -13.6 नहीं है। जो टोटल एनर्जी है हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट में दैट इज़ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लेकिन ये 13.6 पॉजिटिव नंबर है, ये माइनस मैंने आर सी एच के अंदर नहीं लिया हुआ है। ठीक है,
ध्यान रखना कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये काफ़ी सारी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है। जो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया है उसमें थोड़ा सा राउंड ऑफ फिगर भी है। तो ये भी हो गया भाई आपके पास, ये रिडबर्ग एनर्जी है। बच्चे जनरली रिडबर्ग एनर्जी के बारे में नहीं जानते हैं, या फिर ऐसा है कि पढ़ाया नहीं जाता है। तो रिडबर्ग एनर्जी भी कोई चीज़ है, अगर लिख के मिल जाए तो पता ज़रूर होनी चाहिए। ये हो गया भाई, रिडबर्ग एनर्जी हो गई, काम ख़त्म, पैसा जम। और वैसे रिडबर्ग एनर्जी की यही 13.6 वैल्यू ही आनी थी, क्योंकि सबको पता है ये बात कि RCH की यही वैल्यू आनी है। सोचो कैसे, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n², और ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हम पहले ही पढ़ चुके थे। और इस बार हम रिडबर्ग कांस्टेंट में इस जगह पे RCH ही तो लिख रहे हैं, तो बात तो वही हो गई, ठीक है ना। तो इसलिए कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है, आपको रिडबर्ग एनर्जी पता होनी चाहिए। वो 13.6 जो है वो रिडबर्ग एनर्जी का फैक्टर है, ठीक है। अच्छा, अब जो एनर्जी लेवल्स हैं उनका डायग्राम देख लो। एनर्जी लेवल डायग्राम हमेशा 1D होता है। 1D का मतलब 1 डायमेंशन में। कैसे, देखो, ये ग्राउंड एनर्जी लेवल है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, ध्यान रखें, यानी Z = 1। ये n = 1 की चर्चा है, फिर कहीं n = 2 की चर्चा हो जाएगी, फिर कहीं n = 3 की चर्चा हो जाएगी, फिर कहीं n = 4 की चर्चा हो जाएगी, फिर पास में कहीं n = 5 आ जाएगा, एंड सो ऑन चलते चले जाएंगे, ठीक है। ये जो गैप मैं बड़ा बड़ा कर दिखा रहा हूँ, ये गैप इसी तरह बढ़ते हैं। ऊपर जाने पर जो एनर्जी है दैट इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है ना। और यहाँ पर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, यहाँ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, और ऊपर जाते जाते एनर्जी बढ़ रही है। बढ़ कैसे रही सर, ये 13.6 है, ये 3.4 है, ये 1.5, एनर्जी घट रही है। घट बिल्कुल नहीं रही है, यहाँ पर लगा हुआ है माइनस, एंड माइनस इज इंडिकेटिंग कि एनर्जी कम है, ज़ीरो से कम है। अच्छा, तो एनर्जी जो है वो नेगेटिव है। एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब कम है, यानी कि नीचे आते समय एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, और ऊपर जाते समय जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है? मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन की तब हो सकती है जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर हो जाए। इन्फ्लुएंस से बाहर होने का मतलब है कि हमेशा हमेशा के लिए अपने एटम को छोड़ के निकल जाए। एटम को छोड़ के निकलेगा तो कहाँ जाएगा? तो हम कहेंगे कि n = पर। जब बहुत दूर हो जाएगा तो कितने शेल्स निकल चुकी होंगी? जब बहुत दूर हो जाएगा तो शेल्स निकल चुकी होंगी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट शेल्स के बाद वो किसी अपने एटम को, पेरेंट एटम को छोड़कर निकल जाएगा। n = इनफाइनाइट के लिए जो एनर्जी की वैल्यू है, टोटल एनर्जी की वैल्यू, दैट बिकम ज़ीरो, और यही हमारी मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। क्योंकि इसके बाद इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, कितनी काइनेटिक एनर्जी से भाग रहा है वो एटम का कंसर्न नहीं है, क्योंकि एटम के इन्फ्लुएंस से अब इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका है। तो उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन को एटम से जोड़कर बिल्कुल नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैन पोजेस मैक्सिमम ज़ीरो टोटल एनर्जी, और उसके बाद अगर किसी तरह की एनर्जी पोजेस करता है तो वो एटम का कंसर्न नहीं है, ठीक। एटम से जोड़कर अभी तक देख सकते हैं, दिमाग में रखें इस बात को। अच्छा भाई, हाइड्रोजन एटम के लिए ये तो एनर्जी डायग्राम हो गया। अब थोड़ी सी चर्चा कि कितनी फ्रीक्वेंसी हमारा जो हाइड्रोजन एटम है वो रेडिएट करेगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन, ये अगला टॉपिक है हमारा। मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन, जो भी इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है वो कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, या फिर फोटॉन्स को कहना चाहिए, क्योंकि अभी जो चर्चा है वो फोटॉन्स की बहुत स्पेसिफिक हो गई है, क्योंकि बोयर मॉडल में भी प्लैंक क्वांटम थ्योरी को ही बेस बनाकर काम किया जा रहा है, ठीक। तो जो फोटॉन निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे? एक बात क्लियर है कि हमारे बोयर साहब ने कहा कि ये एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ आगे पीछे ऑर्बिट्स हैं, यानी एनर्जी लेवल्स हैं। जब हम एनर्जी लेवल बोलेंगे तो वो ऑर्बिट से ही उनका मतलब होगा, क्योंकि एक ऑर्बिट में रहने पर इलेक्ट्रॉन के पास कोई स्पेसिफिक एनर्जी होती है ना। ऑर्बिट में रहने पर इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी ही रख सकता है, कम ज़्यादा नहीं रख सकता है। तो हम इनको एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। बोर साहब ने समझाया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन करेगा, वापस आएगा, तो जो इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस होगा, मैं इसको E1 बोल दूँ,
इसको E2 बोल दूँ, इसको E3 बोल दूँ, इसको E4 बोल दूँ, तो जो डिफरेंस होगा एनर्जी का, वो डिफरेंस ऑफ एनर्जी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटोन के फॉर्म में निकालेगा। तो ऊपर कैसे जाएगा इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में कैसे चला गया, तो उन्होंने कहा कि थर्मल कोलिजन से इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके ऊपर जा सकता है, फोटोन को एब्जॉर्ब करके भी ऊपर जा सकता है। पर अगर फोटोन नहीं है तो थर्मल एनर्जीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, और हायर टू लोअर इलेक्ट्रॉन खुद आता है, क्योंकि जितना एनर्जी स्टेट कम हो जाएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाएगा, एटम स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, खैर मैं ये कह सकता हूँ कि मान लो कि किसी फाइनल से, मतलब मैं ये कह लूँ कि E2 माइनस E1 इज़ द डेल्टा E। ये क्या चीज़ है, समझाता हूँ। ये वो हायर एनर्जी स्टेट है जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और ये वो लो एनर्जी स्टेट है जहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जैसे इस स्पेसिफिक डायग्राम में जो मैंने दिखाया है, मैं इसमें E3 से E1 में आ रहा हूँ, तो E2 E1 ना लिख करके मुझे इसको और बढ़िया तरीके से E फाइनल E इनिशियल कर देना चाहिए, है ना। E फाइनल माइनस E इनिशियल। इनिशियल का क्या मतलब है, इनिशियल का मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो नहीं, इनिशियल का मतलब अंदर वाला, है ना। E हायर माइनस E लोअर ऐसे भी लिख सकते हैं, तो E हायर माइनस E लोअर लिख लो, बेहतर लगता है, हायर E लोअर। हाँ अब ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू अपने को नहीं लेनी मतलब इससे, है ना, इसलिए स्पेसिफिक होकर के हायर को पहले लोअर को बाद में लिख रहे हैं। मेरे इस डायग्राम के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, E3 से मैं E2 में सॉरी E1 में ट्रांजिशन करा रहा हूँ, तो जो मेरे पास हायर एनर्जी स्टेट है E हायर, दैट इज़ 3 E3, और जो लोअर एनर्जी स्टेट है जहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है दैट इज़ E1, तो E3 माइनस E1 बराबर डेल्टा ई। ठीक, और जो ये डेल्टा ई है, एनर्जी का जो चेंज आ रहा है इलेक्ट्रॉन का, कमी हो रही है, वो कमी इलेक्ट्रॉन निकालेगा कहीं ना कहीं, और जब वो निकालेगा तो वो इस फोटोन के फॉर्म में निकालेगा जिसकी एनर्जी एच न्यू होगी। और गौर से देखो, एच इज प्लैंक कांस्टेंट विच इज़ फिक्स्ड इन नंबर, तो फिर डेल्टा ई डिपेंड्स, या डेल्टा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी रेडिएटेड। तो फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करी, कि कितना ज़्यादा एनर्जी का चेंज आया है, यानी कि कितना ज़्यादा कौन कौन से एनर्जी स्टेट्स में ट्रांजिशन हुआ है। तो यहीं से मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है दैट बिकम्स ई हायर माइनस ई लोअर डिवाइडेड बाई प्लैंक्स कांस्टेंट। अब गौर से देखो, प्लैंक की थ्योरी पहले ये कह रही थी कि एनर्जी के कुछ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स ही हो सकते हैं, कुछ वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी ही पजेस की जा सकती है। हम कुछ वैल्यू ऑफ एनर्जी ही पजेस कर सकते हैं, सारी वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी पजेस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऑर्बिट्स ही अलाउड हैं, जो R1 2 3 4 5 6 हमने पढ़े थे। उनमें से इलेक्ट्रॉन जब भी कभी किसी हायर से लोअर पे आएगा तो कुछ फ्रीक्वेंसी निकालेगा, बिल्कुल। अब जबकि ये हायर और ये लोअर एनर्जी स्टेट्स फिक्स्ड हो चुके हैं, कुछ ही पॉसिबल हैं, सारी वैल्यूज़ ऑफ ई हायर ई लोअर इज़ नॉट पॉसिबल, तो इनका डिफरेंट भी, कुछ जो डिफरेंस हम ले रहे हैं ई हायर माइनस ई लोअर, वो भी फिक्स हो चुका है, या क्वांटाइज्ड है, या डिफरेंस जो हैं वो पैकेट्स में है, या कह लें कि फिक्स्ड हैं, कि सारे अमाउंट ऑफ डिफरेंसेस आर नॉट पॉसिबल, यानी कि ऑल द वैल्यूज़ ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट पॉसिबल। तो फ्रीक्वेंसीज की कुछ डेफिनेट वैल्यूज़ हैं, फ्रीक्वेंसीज की कुछ डेफिनेट वैल्यूज़ ही मिलेंगी। वो डेफिनेट वैल्यूज़ उन चार रेडिएशंस को एक्सप्लेन कर देंगी जो कि हाइड्रोजन एटम के एमिशन स्पेक्ट्रम में देखी जा रही थी उन दिनों, जबकि ये मॉडल प्रिपेयर किया जा रहा था। ठीक, जहाँ से बामर फॉर्मूला वगैरह आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, अच्छा है, थोड़ा सा इज्जत करी जाती है तो याद कर लीजिए। ठीक, मान लो कि हम फ्रीक्वेंसी की चर्चा करें तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सी बाई लेमडा होती है। अब सी बाई लेमडा की वैल्यू क्या होगी, गौर से देखो। तो फ्रीक्वेंसी की चर्चा करो, मेरे हिसाब से फ्रीक्वेंसी की चर्चा में ई हायर माइनस ई लोअर डिवाइडेड बाय एच आ रहा है। ठीक है भैया, अब क्या किया जाए, गौर से देखो, क्या क्या कर सकते हैं इसमें, समझना। हम इसमें एच को बाहर ले सकते हैं, एनर्जीज़ के फॉर्मूला लिखते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला बेटा बन जाएगा हमारे पास, सोचो क्या बनेगा, एनर्जी का फॉर्मूला बनना चाहिए
जेड स्क्वायर बाई एन हायर स्क्वायर, ठीक, इंटू आर इंटू सी इंटू एच, वो भी माइनस का माइनस, माइनस जेड स्क्वायर आर सी एच बाई एन लोअर का स्क्वायर, ये बन गया। अब गौर से देखो क्या करें, माइनस जेड स्क्वायर आर सी एच आप बाहर ले लीजिए, डिवाइडेड बाई एच, यहाँ बना 1/n हायर स्क्वायर माइनस 1/n लोअर स्क्वायर, बन गया भैया ये। अब देखो गौर से क्या किया गया, h से h को मार दिया गया, तो जो वैल्यू मेरे पास बन के आई वो बन के आई माइनस जेड स्क्वायर आर सी, और फिर ब्रैकेट में 1/n हायर का स्क्वायर माइनस 1/n लोअर का स्क्वायर, ठीक। ये है आपके c बाई लेमडा की वैल्यू, या इसको कह लो कि ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। एक ही बात है, एक ही फॉर्मूला है, कोई अंतर नहीं है। मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, हाँ अब फॉर्मूला बन गया, कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा इसको डार्क भी कर देना चाहिए ताकि दिखे कि हाँ भाई कुछ किया है हमने। चलो जितना होना था हो गया, आगे बढ़ते हैं। कलर चेंज, कहानी फिर से इसी फॉर्मूला पर। फ्रीक्वेंसी जिसको हम सी बाई लेमडा के नाम से जानते हैं, अभी अभी उसका फॉर्मूला निकाला हमने, जेड स्क्वायर आर सी 1/n हायर स्क्वायर माइनस 1/n लोअर स्क्वायर, ठीक है। अब गौर से देखो, इसमें से क्या हो सकता है, सी से सी निपटाया जा सकता है। अब मेरे पास ये बन गया फ्रीक्वेंसी, और इसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोल रहे हैं, 1/λ। अच्छा गौर से देखो, अब ये फ्रीक्वेंसी नहीं रह गया, समझना, दिस इज़ नॉट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमने सी को ख़त्म कर दिया ना, तो ये 1/λ रह गया है। 1/λ को हम बोलते हैं ऐसे, फ्रीक्वेंसी के ऊपर बार लगा देते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं बेटा वेव नंबर। दिमाग में एक बात रखना, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड वेव नंबर। अब ये फ्रीक्वेंसी नहीं रह गया। अब ये मत समझना कि दो इक्वेशन से इक्वेट कर दिया, सी को उधर ही तो भेजा है, जो सी को राइट साइड में भेज करके इक्वेट किया, कैंसिल किया है, वो सी बाई लेमडा वाली इक्वेशन से किया है, फ्रीक्वेंसी वाली इक्वेशन से नहीं किया है। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस ही खत्म हो गई हैं, तो फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो 1/λ है, जिसको हम वेव नंबर के नाम से जानते हैं और बोलते हैं, ठीक है। विशेष ध्यान रखें, फ्रीक्वेंसी खत्म हो गई है वहाँ से। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जो वैल्यू बनी वो क्या बनी, माइनस जेड स्क्वायर आर 1/n एच स्क्वायर माइनस 1/n लोअर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। अब ये वेव नंबर के टर्म में बढ़िया फॉर्मूला बना, देखते रहिए, काफ़ी सारा काम हो गया। ये अच्छा खासा काम हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर तुम चाहो तो जैसे मर्जी वहाँ पर क्या कह सकते हो कि मान लो z की वैल्यू को तुमने ले लिया 2 का मतलब क्या हो गया कि ये हीलियम एटम है। इस फॉर्मूले से सीखने को क्या मिलता है, थोड़ा सा इंटरप्रेट कर लेते हैं। हीलियम एटम हो गया, हीलियम एटम न्यूट्रल नहीं है, हमारे लिए जो हीलियम एटम है वो प्लस है, ठीक है ना। अब इसका n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 कुछ भी हो सकता है, सारी ऑर्बिट्स आर पॉसिबल। तो मैं ये कहूँ कि n बराबर 3 से n बराबर 1 में कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो क्या फ्रीक्वेंसी रेडिएट करेगा ये बताइए। तो बस ये जो जहाँ से आ रहा है हायर एनर्जी स्टेट, ये n हायर हो गया, जहाँ वो जा रहा है वो n लोअर हो गया, बाकी सारी वैल्यूज़ आर फिक्स्ड। पुट करिए ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर इस फॉर्मूले में, क्या निकाल लीजिए, लेमडा, और लेमडा के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, वेव नंबर। अगर मुझे लेमडा पता है तो क्या सी बाई लेमडा बराबर फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी भी अगर मुझे पता है तो फिर सभी कुछ पता है, वी कैन फाइंड कि किस फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन निकालने वाला है। अच्छा इसके अलावा कुछ और भी है क्या, कि मान लो कि ऐसा कहा जाए कि एटम जो है या इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटोन निकाल नहीं रहा है, रेडिएट नहीं कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब करने का मतलब ये हुआ कि जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिट कर जाएगा। तो आप लोअर की जगह लोअर डालिए, हायर की जगह हायर डालिए, जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो फ्रीक्वेंसी बताएगी
कि कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालने पर ये थर्ड ऑर्बिट से सिक्स्थ ऑर्बिट में चला जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में चला जाएगा, सेकंड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में चला जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है ना, हो गया सिंपल, आसान है, डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, विशेष ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब एक छोटा सा डिस्कशन है, जेई में पूछ लेते हैं कई बार, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ कि बोर मॉडल जो है वो हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल्स के लिए किस तरह एक्सप्लेन चीज़ों को करता है। तो मैं एटम जो हमारे होते हैं उस तरह की बात नहीं, क्योंकि हमारे एटम में सोचो तो न्यूक्लियस है अंदर जिसमें चार्ज भरा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन साहब जो हैं वो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग चक्कर मार रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इन दोनों में अट्रैक्शन फोर्स है वो तो कूलम फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक है। पर अगर ऐसा कहा जाए कि नहीं नहीं ऐसा कोई एटम नहीं है, तुम कंसीडर करो कि ऐसा कोई एटम नहीं है, कुछ और ही सिस्टम है, जो फोर्स है वो कोलंबियन फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, कुछ अलग तरह की फोर्स है वो भी पोटेंशियल एनर्जी डेवलप करने वाली फोर्स, तभी तो सिस्टम बाउंडेड बनेगा, तभी तो एटम स्टेबल होगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, वो पोटेंशियल एनर्जी तो डेवलप कर रही है लेकिन वो किसी प्रकार से कूलम फोर्स नहीं है। फिर बताओ कि बोर मॉडल कैसे एक्सप्लेन करेगा चीज़ों को। तो देखो, बोर मॉडल टू डिफाइन hypothetical atomic energy levels। इन एनर्जी लेवल्स को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा एक हाइपोथेटिकल में। हाइपोथेटिकल मैंने पहले ही कहा कि हाइपोथेटिकल का मतलब सिर्फ इतना है कि जो कूलम फोर्स है उसको चेंज कर दीजिए, एटम का जो नेचर है दैट विल चेंज। बोर मॉडल में दो एसम्पशंस हैं, मैं ऐसा पढ़ समझ के चलता हूँ कि दो एसम्पशंस है। पहला क्या, कि पहला ये कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट ZE² स्क्वायर ये कूलम फोर्स है, और ये कूलम फोर्स जो है ये सब रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। ये पहली बात है। अच्छा, ये असम्पशन है, हमारे लिए तो कॉमन सेंस लगता है, असम्पशन ही है मान लो, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा पोटेंशियल नहीं है। ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा नहीं कि गलत है, पर इसके अलावा कोई दूसरा पोटेंशियल नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरी फोर्स नहीं है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ये कौन इंश्योर कर रहा है, ये इंश्योर कर रहे हैं बोर साहब। इसीलिए तो हाइड्रोजन लाइक एटम की बात हो रही है कि दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, कोई और फोर्स ना लगा है, आइसोलेटेड सिस्टम की बातें हो रही हैं। ठीक है ना, तो ये एक तरह का असम्पशन ही है कि दूसरे किसी फोर्स के बारे में जानकारी नहीं है, और बोर ने उसको जानने की इच्छा भी नहीं की। दूसरा एक बढ़िया सा पॉस्टुलेट क्या है कि जो एंगुलर मोमेंटम है MVR दैट इज NH/2π, ये दूसरा असम्पशन है। क्लियर है। अब हम दूसरे असम्पशन के साथ कुछ नहीं कर सकते, वो आ रहा है प्लैंक की थ्योरी से, और प्लैंक की थ्योरी कहती है हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन से पोटेंशियल्स काम कर रहे हैं, कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं, एनर्जी की कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज़ ही हो सकती हैं। कोई पार्टिकल सारी वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी क्वांटम लेवल पर, फोटोन के लेवल पर, इलेक्ट्रॉन के लेवल पर, प्रोटॉन के लेवल पर पजेस नहीं कर सकता। मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बिल्कुल की जा सकती हैं, जो भी वैल्यू हम चाहें वो दे सकते हैं। हाँ, पानी पीने का समय हो गया, शुरू करते हैं। तो हम पहले असम्पशन के साथ ही थोड़ा खेलेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि मान लो कि किसी एटम के अंदर ये दिया गया कि कूलम फोर्स नहीं है, ठीक, F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज नॉट प्रेजेंट, काट दीजिए इसको। तो कौन सी फोर्स है, तो मान लो जो भी फोर्स है, वॉट एवर बी द फोर्स, उस फोर्स का जो पोटेंशियल है वो फंक्शन है आर का। आर का मतलब जितना हम एटम से दूर जा रहे हैं पोटेंशियल बदल रहा है, रेडियल फंक्शन बोल सकते हैं इसको। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उसका कारण है कि पूरी की पूरी सर्कुलर ऑर्बिट में जो पोटेंशियल है वो एक ही जैसा होना चाहिए, इसलिए वो आर का फंक्शन है। और मान के चलते हैं कि कूलम फोर्स नहीं है, EX नहीं है, ये कटा हुआ है कि कूलम फोर्स नहीं है। ठीक, ये चीज़। अच्छा, अगर ऐसा है तो मुझे जो फोर्स थी वो MV² के इक्वल रखनी होती थी, जो पहला असम्पशन था। इसका मतलब जो फोर्स है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के लिए, वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है ताकि वो सर्कल में घूमता रहे। और मुझे एक बात पता है कि -del U/del R इज माई फोर्स। ये वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में हमने सीखा है। ठीक है, अब क्या करें,
हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स बराबर मॉड ऑफ डेल यू बाई डेल आर। मॉड क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे सच में इस इक्वेशन के लिए तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही ज़रूरत है, मैग्नीट्यूड ओनली। अब इसकी जगह देखो क्या लिख सकते हो, डेल बाई डेल आर ऑफ एफ आर, ये ऐसे मॉड लगा दिया, ठीक है। अब गौर से देखो, इस फोर्स की जगह क्या लिख सकते हो, डेल बाई डेल आर ऑफ एफ आर का मॉड बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर, और दूसरा असम्पशन जो है एम वी आर बराबर एन एच बाई टू पाई, वो वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और अब जो आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, अब याद करो तो हम लोगों ने बोर मॉडल को सॉल्व किया था, तो बोर मॉडल के अंदर यही दो इक्वेशंस तो थी, पहली तो फोर्स की और दूसरी एंगुलर मोमेंटम की। और ये दो इक्वेशन से सारी एनर्जी के फॉर्मूले जो होते थे वो सब निकाल लिया करते थे, आर के फॉर्मूले निकाल लिया करते थे, वी के फॉर्मूले निकाल लिया करते थे। तो हमारे पास पोटेंशियल फंक्शन अगर हो तो उसको डेरिवेट करके, डिफ्रेंशिएट करके हम लोग, और दूसरा ये जो है एंगुलर मोमेंटम वाला कंसेप्ट, यहाँ से किसी भी तरह के एटम को पूरी तरह से जैसे पहले डिफाइन करे थे फिर से कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग कि जो हमारा फंक्शन हो, पोटेंशियल फंक्शन, वो आर का होना चाहिए। वो आर का इसलिए होना चाहिए, वह अगर आर का फंक्शन नहीं रहा तो रेडियल नहीं रहेगा, तो किसी भी तरह से एक ऑर्बिट में जो पोटेंशियल है वो बराबर नहीं रह जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, मैं पेज चेंज करता हूँ कि जगह बहुत कम बची है इस वाले पेज पे। आगे देखो, एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो करते हैं। सपोज अ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एट सेपरेशन आर इज गिवन बाई, मतलब मैं ये कहता हूँ कि ये एक प्रोटॉन है और इससे इतनी दूरी पर ये इलेक्ट्रॉन है और पक्का पक्का चक्कर मारेगा, ठीक। ये किसी आर दूरी पर है, सेपरेशन आर है, तो जो पोटेंशियल का फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कुछ कांस्टेंट के इंटू लॉग आर, ठीक, ये दिया हुआ है। और जो के है वो तो कांस्टेंट है, सभी को पता है, सवाल में दिया भी हुआ है तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक। फॉर सच अ हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन एटम, क्योंकि ऐसा होता तो नहीं है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट एंड इट्स एनर्जी लेवल्स। तो हमें क्या पता करना है, आर एन, और मुझे पता करना है टोटल एनर्जी nth ऑर्बिट की क्या होगी, ठीक। पोटेंशियल फंक्शन दे दिया है। अच्छा एक बात क्लियर है कि एंगुलर मोमेंटम वाले कंसेप्ट का हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो फिक्स है भैया, रिजिड है, कुछ भी नहीं किया जा सकता उसका। आओ देखो, ध्यान रखना कि जो पोटेंशियल फंक्शन दिया जा रहा है वो कहे या ना कहे वो कंजर्वेटिव ही होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कंजर्वेटिव नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप नहीं कर पाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी अगर वो डेवलप नहीं कर पाएगा तो किसी भी तरह से बाउंडेड सिस्टम नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। और सिस्टम इज बाउंडेड क्योंकि एटम बोल रहा है ये हाइपोथेटिकल, तो ये कंजर्वेटिव ही होना चाहिए। तो बाई फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस टाइम्स डेल यू बाई डेल आर माइनस के लॉग आर, बाई के साहब बाहर आ गए, लॉग आर का डिफरेंशिएशन 1/r, ये बन गया। तो फोर्स का फॉर्मूला बन गया माइनस टाइम्स के बाई आर। व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, एम वी स्क्वायर बाई आर, इसकी वैल्यू बनी हमारे पास के बाई आर। दिमाग में एक बात रखें कि मैंने माइनस के बाई आर लिखा है, इसका कोई लॉजिक नहीं लिखने का, क्योंकि माइनस के बाई आर फोर्स है लेकिन वो तो डायरेक्शन बता रही है, और डायरेक्शन की ज़रूरत क्या है हमें, हमें तो पता है कि वो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रही है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। क्लियर है मेरी बात, ये बन गया भाई, काट डालिए काट डालिए, निपट गया। क्या बना बेटा, एम वी स्क्वायर बराबर के। एक काम करो, यहाँ m का मल्टीप्लाई कराओ और यहाँ भी m का मल्टीप्लाई करो, तो क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर एम के। यहाँ से मैं क्या करूँ, एम वी बराबर क्या लिखूँ, रूट एम के। ये एम वी क्यों निकाला, ये तो मोमेंटम निकाला आपने, हाँ मोमेंटम निकाला। अब मोमेंटम निकालने से क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि जैसे इसमें मैं आर का मल्टीप्लाई करूँगा एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा। तो अगर मैं एम वी आर लिख दूँ तो ये एंगुलर मोमेंटम बन गया, और ये एन एच बाई टू पाई होना चाहिए, और एम वी आर का मतलब इसमें सिर्फ आर का ही तो मल्टीप्लाई करना है, सोच कर देखो। तो मैं क्या करूँ, इसमें इसमें लिख सकता हूँ रूट ओवर एम के इंटू आर, ठीक। अब अगर मैं आर की चर्चा करूं, इस वाले सेगमेंट को पकड़ लूं, आर की चर्चा करूं तो आर बनना चाहिए एन एच बाई टू पाई इंटू 1/√m के।
ये बन गया बेटा हमारा nth ऑर्बिट का रेडियस का फॉर्मूला। अच्छा सवाल है, ध्यान रखें सवाल में कुछ खास नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कौन से कंसेप्ट को, कौन से पोस्टुलेट को छेड़ा जाता है, तो सवाल नहीं होने वाला है। होगा तभी जब आता होगा। देखो अगला सवाल, अगला पार्ट कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो टोटल एनर्जी कर लेते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो हाफ एम वी स्क्वायर की चर्चा करो। देखो एम वी स्क्वायर क्या है, यहाँ देखना, एम वी स्क्वायर मैंने निकाला है यहाँ पर, ये देखो एम वी स्क्वायर इज के, एम वी स्क्वायर इज के। तो लिखो भाई हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, दिस इज के बाई 2। ये हो गया। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो, वो तो खुद ही कह रहा है कि के लॉग आर हुआ करता है। तो जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा, वो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा के बाई 2 प्लस के को वैसे ही लिखना चाहिए जैसे वहाँ लिखा हुआ है ना, के लॉग आर। यहाँ से क्या किया जाए, के को कॉमन ले लिया जाए। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, 1/2, मुझे यहाँ प्लस लिखना चाहिए, प्लस लॉग आर। अब फिर वही प्रॉब्लम आ गई कि सर आर तो अपने आप में फंस रहा है, आर तो दिक्कत वाली चीज़ है, आर तो आर एन है, और आर एन की वैल्यू अभी हमने लिखी है, वो जो लिखी है उसी को फिर से टिपना है। तो टोटल एनर्जी बिकम्स के बाहर 1/2 इधर, प्लस लॉग आर की जगह देखो तो क्या लिखोगे, लॉग एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, और फिर बन जाएगा बेटा आपका एम के। ठीक है, अच्छा ये कब होगा समझना, बताता हूँ। इसको 1 रहने दो, इधर से 2 ले लो। ये 2 लेने का मतलब क्या हुआ वो समझना, मैंने के ही लिख दिया यार, इधर इधर 2 रहने दो और 1 रहने दो। मैंने देखो क्या किया, शुरुआत में के कॉमन लिया है। अब मैंने यहीं से क्या किया, के कॉमन ना लेकर के इधर से के बाई 2 कॉमन ले लिया। जैसे मैं के बाई 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे 1/2 चला जाएगा, और ये 1/2 चल करके इसकी पावर में चला जाएगा, और जैसे ही इसकी पावर में जाएगा तो जो ये वैल्यूज़ है मेरे पास सिंगल पावर में, वो जब इस फॉर्मूले में इस जगह आएंगी तो वो स्क्वायर में हो जाएंगी। ठीक, तो जो फॉर्मूला बना वो ये है। अच्छा करने की ज़रूरत क्या थी, 2 टर्म्स में लिखा रहने देते। मैथ का रिवाज है कि हमेशा हमेशा जो आंसर है वो मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स में पेश किया जाता है, इसलिए उसमें से उसको भी कॉमन ले लिया गया। बाकी तुम ना भी करो तो एज सच सवाल में कोई गलती नहीं, आंसर मैच करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगली कहानी हाइड्रोजन लाइक एटम्स की हो रही है। तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स का कोई लॉजिक नहीं है। फिर वही सवाल है कि z की वैल्यू 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, और n की वैल्यू 1 2 3 4 डालते जाओ तो तुम हीलियम के लिए, लिथियम के लिए निकाल सकते हो। पर लिथियम के लिए का मतलब फिर वही है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, लिथियम के 2 इलेक्ट्रॉनों की बात नहीं हो जाएगी, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉनों की बात नहीं हो जाएगी, बात होगी 1 इलेक्ट्रॉन की। और एक का मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मिलाकर के एक ही हैं, जितने और दूसरे इलेक्ट्रॉन है वो निकल गए। ये सिस्टम है, दिमाग में इस बात को रखें। ठीक है ना, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि ग्राउंड स्टेट किसको कहते हैं। सबको पता है, शायद 10th क्लास से पता होता है कि ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। अब मैं अगर ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यही मेरा ग्राउंड स्टेट जो है वो हीलियम एटम के लिए अगर मैं ले आऊँ, हीलियम प्लस आयन के लिए सोचना, एटम नहीं लिखना चाहिए, तो ये वैल्यू -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। यही ग्राउंड स्टेट अगर मैं लिथियम +2 आयन के लिए ले आऊँ, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनाना है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 निकालने पड़ेंगे, तो ये वैल्यू -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी।
ठीक है। ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, मैं इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा बोल देने पर ऐसा हो जाता है कई बार कि बच्चा कंफ्यूज ज़्यादा हो जाता है, और आखिरी समय पर हमें सिर्फ उन डेटा से मतलब है जो काम आने वाला है। ठीक है ना। तो काम आने वाली कहानी को पढ़ते हैं, और बहुत ज़्यादा समझने वाली कहानी को अभी नहीं कर सकते। खैर, आगे बढ़ते हैं। क्या करें? एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। या एक सवाल लगा लें पहले। चलो आओ सवाल लगा लेते हैं पहले, फिर कुछ अच्छा करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी बाद में करते हैं। सवाल देखो, मैं पूरा स्टेटमेंट लिखूंगा, उसके बाद काम करेंगे। फाइंड द क्वांटम नंबर n corresponding to the excited state of helium plus ion of an transition if on transition to the ground state that ion emits 2 photons in succession का मतलब एक के बाद एक, with wavelengths 1026.7 and 304 एंगस्ट्रॉम्स। ध्यान रखें, ये क्या है? कुछ नहीं, पता करना है कि वो क्वांटम नंबर पता करो। अब ये क्वांटम नंबर क्या चीज़ हो गई? क्वांटम नंबर का मतलब है एनर्जी स्टेट के बारे में पता करना है कि कौन सा नंबर ऑर्बिट है ना, कौन सी शेल के बारे में बात हो रही है, वो एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको बोला करते थे वो पता करना है। फाइंड द क्वांटम नंबर एन करस्पॉन्डिंग टू द एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस आयन। इसके कौन से एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन चलकर वापस आ रहा है, और आ कहाँ रहा है वो बताओ। आ रहा है ग्राउंड स्टेट में। ठीक, हीलियम प्लस आयन है, और एक्साइटेड से कहाँ आ रहा है? ग्राउंड स्टेट में। इस तरह आ रहा है कि वो सक्सेसिवली दो दो फोटॉन्स निकाल रहा है। ध्यान रखें, दो ट्रांजिशंस हैं, हायर से लोअर में आएगा, ठीक, फिर एक और लोअर में आएगा, इस तरह से, और दो वेवलेंथ्स निकाल रहा है, ये और ये। या ये कह लो कि अगर सिर्फ ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, इसको ऐसे देख सकते हैं कि एक हायर एनर्जी स्टेट से एक में आया, और एक के बाद फिर ग्राउंड में आया, तो यहाँ से एक वेवलेंथ निकली, यहाँ से एक वेवलेंथ निकली। सवाल में ये नहीं है, सवाल का मतलब ये है कि ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। ठीक, जो वेवलेंथ निकल रही है वो 1026.7 है। दूसरा एक ये है कि किसी और एनर्जी स्टेट से ग्राउंड में ही आ रहा है, और जो वेवलेंथ निकल रही है वो 304 एंगस्ट्रॉम है। तो हमें वो एन की वैल्यू निकालनी है जिनके लिए ये वेवलेंथ निकाली जाएगी। ठीक है ना, दिमाग में रखे इस बात को। आओ भाई देखो, करो, करते हैं कैसे किया जाए। ध्यान रखना, इस सवाल को मैं बार बार बोल रहा हूँ, दो बातें हो सकती हैं सवाल के अंदर। एक तो ये कि दो सक्सेसिव, और एक ये कि एक हायर से ग्राउंड में और दूसरी बार हायर से ग्राउंड में। तो ये अलग अलग एनर्जी स्टेट्स हो सकते हैं। यहाँ से मैं इंटरमीडिएट ट्रांजिशंस कर रहा हूँ, हायर से ग्राउंड पे तो आ गया पर रुक रुक के आया, इस तरह की बातें हो गई। ठीक है, ध्यान रखें। मैं इसको पहली अप्रोच से करके बताता हूँ कि दो सक्सेसिव निकल रहे हैं। सक्सेसिव का मतलब ये है कि हायर एनर्जी स्टेट एक ही दिया है सवाल के अंदर, वहाँ से ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है और दो फोटॉन निकाल रहा है, मतलब रुक रुक के आ रहा है। ठीक है, ऐसे समय पे जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, दैट फॉर्मूला इज 1/λ1 प्लस 1/λ2। दिस इज 1 लेमडा की जगह पे हम लोगों ने 1/λ1 प्लस 1/λ2 रखा। क्यों? क्योंकि 1/λ1 जो है ना, ये पहली एनर्जी के करस्पॉन्डिंग है, और 1/λ2 जो है ना, वो दूसरे एनर्जी के करस्पॉन्डिंग है। इसको तुम इस तरह भी लिख सकते हो, समझना। 1/λ1 बराबर -RCH 1/n हायर स्क्वायर माइनस 1/n
मिड स्क्वायर, मिड का मतलब जहाँ बीच में थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन रुका उसके बाद ग्राउंड स्टेट में आ गया, और 1/λ2 बराबर क्या होगा, -RCH 1/n मिड स्क्वायर। यहाँ पे देखो अब जो ग्राउंड पे आ रहा है वो हायर से डायरेक्ट नहीं आ रहा है, आ तो मिड से रहा है, -1/n लोअर स्क्वायर, इसको लोअर लिख सकते हैं। जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर ये मिड वाला टर्म जो है ये कट जाएगा, ठीक। तो जो फॉर्मूला बनेगा दैट फॉर्मूला बिकम्स 1/λ1 प्लस 1/λ2 दैट बिकम्स -RCH एंड 1/NH स्क्वायर माइनस 1/NL स्क्वायर। अब गौर से देखो, इसकी वैल्यू 1 है क्योंकि ग्राउंड स्टेट में आने के लिए बात बोली जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन को आना ग्राउंड स्टेट में है तो n लोअर की वैल्यू 1 होनी है। ये NH कितना है यही हमें फाइंड करना है। R की वैल्यू रेडबर्ग कांस्टेंट 1.097 × 10⁻⁻⁷ ये हम लोगों को रटी होती है। C की वैल्यू भी याद होती है, H की वैल्यू भी याद होती है, और अगर नहीं भी याद है तो ये सारी की सारी वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। ये भी हमने याद किया, इसको रेडबर्ग एनर्जी बोला जाता है। λ1 की वैल्यू दे रखी है, λ2 की वैल्यू दे रखी है, रख दीजिए, बस आंसर। सिंपल है भैया, बड़ा ही आसान है, कुछ टफ नहीं है। यहाँ से आपको NH निकाल लेना है, तो मैं ऐसा कहता हूँ कि फाइंड NH। यहाँ से आपके ऊपर काम छोड़ा जा रहा है क्योंकि आपको खुद करना है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में कुछ नहीं होता, सवाल में जो सिखाना था वो ये कि पढ़ के हम ये सीखें कि एक इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी स्टेट से ग्राउंड में आ रहा है, फिर दोबारा किसी और एनर्जी स्टेट से ग्राउंड में आ रहा है, ऐसा पूछा जा रहा है, या ग्राउंड एक्साइटेड से किसी दूसरे एक्साइटेड फिर ग्राउंड में कंसेक्यूटिवली आ रहा है। तो ये जो दूसरी बात मैंने बोली ये इस सवाल के अंदर हो रहा था, ये बताना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। मेन मुद्दा ये था। तो अगला टॉपिक जो हमारा डिस्कशन का होगा उस टॉपिक का अच्छा नाम है और बड़ी वैल्यू है इसकी, पूछी जाती है सवाल के तौर पे, मतलब है तो छोटा टॉपिक पर पूछा खूब जाता है, दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसको आयनाइजेशन एनर्जी भी बोला जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल लो या आयनाइजेशन एनर्जी बोल लो, सब कुछ एक जैसा ही है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। दिस इज आयनाइजेशन पोटेंशियल और एनर्जी। मजा आया। अब इस आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी को पढ़ने के लिए आपको कम से कम 12 घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अगला जो वीडियो लेक्चर है इस टॉपिक पे वो 12 घंटे बाद आएगा। मेरी इच्छा है कि 1 घंटे 7-8 मिनट के आसपास का लेक्चर हो गया है, तो एक सुबह की शिफ्ट के लिए इतना काफ़ी है। इस एक लेक्चर को, 1 घंटे के लेक्चर को मॉर्निंग में आप निपटा दीजिए और देखिए, नोट्स बनाइए, अच्छी तरह से पढ़ डालिए, जो प्रॉब्लम्स हैं देखिए, और मॉडर्न को ख़त्म करिए, एटॉमिक फिज़िक्स को। 12 घंटे के अंदर अंदर दूसरा वीडियो इसका आपको मिल जाएगा। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल और एनर्जी के साथ हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।